बारे में पढ़ेंगे हम 12th क्लास के अंदर। 11th में हमने पढ़ा था आपके भौतिक भूगोल के बारे में। 12th में अपने टॉपिक है पहली बुक का नाम है आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें पहला अध्याय अपना है मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम मानव भूगोल में भूगोल शब्द के बारे में जानते हैं। भूगोल शब्द आपके अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से बना है। जियो और ग्राफी, जियो का अर्थ यहाँ पर है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन करना, यानी शाब्दिक इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। भूगोल शब्द जो है अपने सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग है करने वाला भूगोलवेत्ता या विद्वान है इरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति की थी। उसके बाद में भूगोल शब्द के बाद में भूगोल का जो पिता माना जाता है वह कहा जाता है भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को। हिकेटियस ने विश्व में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित क्रम में रखने के कारण इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है कि हिकेटियस को भूगोल का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने भौगोलिक ज्ञान को एक व्यवस्थित क्रम में जमा कर रखा था। इस कारण इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल शब्द आपके ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो इसके अंतर्गत आएगा आपके। फिर हम देखते हैं भूगोल जो है, भूगोल की दो शाखाएं हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक तो मानी जाती है भौतिक भूगोल जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भी आएगा वो आपके होगा पर्वत, पठार, मैदान और नदियां। ये इसके अंदर सम्मिलित रहेगी। जो आपको पता ही है धरातलीय स्वरूप जो भी है वो पूरा इसके अंतर्गत आता है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, ज्वार भाटा है, ये सब हमने 11th में पढ़ा था। ये सब आपकी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और मानव भूगोल में जो हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, इसमें भौतिक पर्यावरण यानी भौतिक जो भूगोल है आपका, भौतिक पर्यावरण और मानव के मध्य जो भी अंतर संबंध होता है उसका ज्ञान इसके अंतर्गत आएगा आपके मानव भूगोल में। जो आपस में संबंध को बताता है इसके अंदर जो मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा यही टॉपिक शुरू होता है मानव भूगोल कि मानव भूगोल क्या है। इसमें आपकी बुक के अंदर 4 विद्वान है जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है मानव भूगोल के संबंध में। तो मानव भूगोल की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई जा रही है उसमें सबसे पहला विद्वान आपका जो आता है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है उन्होंने मानव भूगोल के संबंध में जो अपनी परिभाषा दी है, विद्यार्थियों इसमें आपको अच्छी तरह से ये परिभाषाएं समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसको रटना नहीं है, आपको केवल अपनी सही दिमाग से लगाकर इसको समझे। देखिए रेडजेल ने आपको क्या परिभाषा बताई यहाँ पर कि मानव समाज जिसमें मानव रहता है और धरातल, मानव समाज और धरातल के मध्य अंतर संबंधों का जो योग है या जो अध्ययन है वही आपका मानव भूगोल है। तो इसमें 2 टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, एक तो मानव समाज और एक है धरातल। दोनों के बीच का अंतर संबंध ही मानव भूगोल माना गया। तो ये परिभाषा दी है आपके फ्रेडरिक रेडजेल। और इसके अलावा फ्रेडरिक रेडजेल की जो पुस्तक है, ये बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है आपके कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम है। तो इन्होंने जो पुस्तक है वह है आपकी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ध्यान रखिए यह लंबी है आपकी परिभाषा, ये इसकी पुस्तक, तो ध्यान से इसको देखें। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये आपके रेडजेल की पुस्तक का नाम है। फिर रेडजेल की शिष्या है आपकी दूसरी भूगोलवेत्ता जिन्होंने मानव भूगोल के संबंध में अपनी परिभाषा दी है। इस शिष्या का नाम है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने अपने मानव भूगोल के संबंध में जो परिभाषा दी है वह है कि अस्थिर पृथ्वी, धरातलीय स्वरूप के बारे में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव जो धरातल के ऊपर मानव कार्य करता है, क्रियाशील मानव का परस्पर अध्ययन करना, यानी जो चंचल मानव है वह चंचल मानव अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव का परस्पर जो अध्ययन करता है वही आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो इसमें भी 2 टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव।
दोनों के बीच जो अध्ययन होता है परस्पर, वही आपके मानव भूगोल के अंदर आएगा। ठीक है। और तीसरा जो विद्वान आता है इसके अंदर आपके विडाल डेला ब्लास। विडाल डेला ब्लास है, इन्होंने भी कहा है कि भौतिक कारक जो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आएंगे वह तथा जीवों के परिवर्तन करने वाले कारकों का जो वर्णन होता है, भौतिक कारक और जीवों के बीच में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन के जो कारक है उनका वर्णन इसके अंतर्गत आएगा मानव भूगोल के अंदर। तो इन्होंने ये परिभाषा दी है, भौतिक कारक और जीवों के परिवर्तन करने वाले कारकों का वर्णन बताएगा। ये भी दो टॉपिक है, इसमें आप छोटी छोटी परिभाषा इनके टुकड़े बनकर याद करें। चौथा आपके जो विद्वान है वो बताए हैं, इसमें दो है, डेक्कन और पिट्स। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। डेक्कन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है कि मानव जो कार्य करता है वो कौन कौन से कार्य है, उन सबको एक साथ में समाविष्ट करके इन्होंने बताया मानव भूगोल के अंदर। ठीक है। तो ये आपके चार विद्वान है जिन्होंने मानव भूगोल के संबंध में अपनी प्रमुख परिभाषाएं जो रखी है, इसको अच्छी तरह से याद कर ले। एक नंबर का जो प्रश्न बनता है वो इन परिभाषाओं में इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें एक प्रश्न इन परिभाषाओं का आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र यानी मानव किस प्रकार इसमें कार्य करता है। तो पहला क्षेत्र इसमें बताया गया है आपको जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या समूह आएगा, इसमें जनसंख्या का वितरण आता है ये इस अध्ययन क्षेत्र के अंदर। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के आपके क्षेत्र में जो भी प्राकृतिक संसाधन फैले हुए हैं, खनिज संसाधन है, मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, वो सारे संसाधन आपके इसके अंतर्गत आएंगे। और सांस्कृतिक वातावरण, जो भी आपकी क्षेत्र की पर्यावरणीय क्षेत्र है उसकी संस्कृति के बारे में, जो भी मानव के भूदृश्य आपको दिखाई देते हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, वे सभी भूदृश्य इसके अंतर्गत आएंगे। सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन और प्रादेशिक संगठन और अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध है। आप ये तीनों पांचों टॉपिक आपके इस मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत है जो सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये टॉपिक है आपका इसके अंदर परिभाषाएं और अध्ययन क्षेत्र का जो इसके अंतर्गत है जो आएंगे। हमारा अगला टॉपिक है विचारधारा। इसमें आपको 3 विचारधाराएं बताई गई है मानव भूगोल के संबंध में। तो पहली विचारधारा जो आपकी आती है नियतिवाद, इसको पर्यावरणीयवाद या निश्चयवाद भी कहा जाता है। और इस विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं फ्रेडरिक गेर्के। इन्होंने ये परिभाषा आपकी विचारधारा प्रस्तुत की है। इसमें इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल में प्रकृति को ही सर्वोपरि बताया गया है, यानी प्रकृति ही सब कुछ है, मानव उसके अनुसार ही चलता था, प्रकृति में ही रहता था और जैसी प्रकृति की परिस्थितियां थी मानव उसके अनुरूप है जो ढलता था। तो नियतिवाद की यह इसका अभिप्राय है कि प्रकृति को ही सर्वोपरि बताया गया है। दूसरी विचारधारा है आपके संभववाद। संभववाद विचारधारा या इसको विचारधारा की नींव रखने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था विडाल डेला ब्लास। इन्होंने संभववाद की नींव रखी सर्वप्रथम। और संभववाद में बताया गया है कि प्रकृति केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है या प्रदान कराती है और मनुष्य प्रकृति के अनुसार बदल जाता है। जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार वह बदल जाता है। जैसे तेज गर्मी पड़ती है तो मानव कूलर चलाकर या पंखे चलाकर उस प्रकृति को बदल देता है। इस प्रकार मनुष्य क्या करता है, इसमें प्रकृति को बदल सकता है। जो भी प्राप्त होता है वह खा पी के अपनी, जैसे पेड़ पौधों से लकड़ियां वगैरह मिलती है तो वो फर्नीचर वगैरह अपने बनाने का कार्य करता है। तो ये क्या है, प्रकृति को वह बदल रहा है। तो ये संभावनाएं आएगी आपके संभववाद के अंदर। और तीसरी विचारधारा है नवनियतिवाद, इसको नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ या मध्य मार्ग की विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि यह आपके नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। इसको रुको और जाओ या मध्य मार्ग की विचारधारा भी कहा जाता है। इसके विचारक है ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने बताया है कि
कोई भी कार्य करने से पहले आपको सोचना है, समझना है, फिर अपना कार्य करना है। जैसे इसमें इन्होंने बताया है कि जो चौराहा होता है वहां पर आपको अलग अलग लाइट दिखाई देती है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, और उस चौराहे पर खड़े राहगीर को देखकर पहले हमें जो ग्रीन लाइट देख के रुकते हैं, ठीक है। तो ये आप है जो इस चौराहे पर राहगीर को देखकर यह है जो बताया है इसने ग्रिफिथ टेलर के बाद ने। तो ये 3 विचारधाराएं आपके इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर आपका अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास में मानव भूगोल के 3 युगों का इसमें विभाजन किया गया है। पहला युग आपके आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में जब मानव था तब ज्ञान सीमित था और उस समय प्राकृतिक वातावरण की छवि होने के कारण यह है जो भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोगों के द्वारा शक्तियों का प्रभाव है जो माना जाता है। यही आपके प्राचीन काल है। और इसमें प्रमुख कुछ विद्वान थे जो थेल्स थे, एलेक्सीमेंडर थे, अरस्तु थे, हेरोडोटस थे, और आपके भूगोल के पिता भी थे इसके अंदर शामिल, हिप्पाइटस। फिर दूसरा काल आता है आपके मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर आपके है जो नौचालन हुए, आविष्कार हुए, मानव ने आविष्कार करने का कार्य किया वैज्ञानिक तरीकों से, वह सब आपके अन्वेषण के कार्य और ज्ञान कोश के विज्ञान के जो भी कार्य है वो होने लगे, वो सब आपके आए इस मध्यकाल के अंदर। और लास्ट में जो आपका आधुनिक काल है वह इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई है वह मानी जाती है, मुख्य विद्वान है इसमें हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पेसेल, रिच्टोफेन और रेडजेल ने इस काल की है जो शुरुआत की आधुनिक काल की मानव भूगोल के अंदर। और जो सबसे अधिक मानव भूगोल का जो विकास हुआ है सर्वाधिक, वह माना जाता है फ्रांस से। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक है जो विकास माना जाता है। और इस विचारधाराओं के अंदर 1930 का जो दशक था, उस दशक में मानव भूगोल का 2 भागों में विभाजन हुआ है, सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल के अंदर। और सबसे लास्ट में 1970 के दशक में जो विचारधारा प्रभुत्व में रही वह थी दार्शनिक विचारधारा। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। पहला अध्याय वह आपकी भूगोल की प्रकृति और विशेषता। थैंक यू।